नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप लोग देखते हैं कि अक्टूबर महीना आते आते दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल होने लगता है। केंद्र ने दिल्ली के आड़ ईवन फार्मूले को किया खारिज। एनसीआर में खराब वायु गुणवत्ता को लेकर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक। वायु प्रदूषण के खिलाफ छिड़ी जंग में पुलिस को उतारने का लिया गया निर्णय। सभी राज्यों को प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के दिए गए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मुद्दे पर कैबिनेट सचिव को बैठक बुलाने के लिए दिए थे निर्देश। और बैठक में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अफसरों ने भी इसमें भाग लिया है। एक बात आप लोगों को बता दूं, देखिए ये ऑड इवन फॉर्मूला क्या था। तो आप देखेंगे कि इस सीधा संबंध राजधानी में चलने वाले वाहनों से है इसका। और तारीख पर यानी कि जिन गाड़ियों के नंबर में आखिरी अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वो नंबर वाली चलती है। फिर आप देखते हैं इवन तारीख पर आप देखते हैं इवन नंबर, या जिनमें आप देखते हैं कि गाड़ियों के नंबर में आखिरी अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो कारें चलती हैं। तो उसी की बात हो रही है। और देखिए दिल्ली में या आसपास वायु प्रदूषण के कई कारण हैं। इसमें आप देखते हैं कि आमतौर पर अक्टूबर माह को उत्तर पश्चिम भारत में मानसून के निर्वर्तन के लिए जाना जाता है। और मानसून के दौरान हवाओं के बहने की दिशा पूर्व की ओर होती है और बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली ये हवाएं अपने साथ नमी लेकर आती हैं, जिससे भारत के हिस्से में बारिश होती है। लेकिन जब यहाँ मानसून निर्वर्तन होता है तो हवाओं के बहने की दिशा पूर्व से बदलकर उत्तर पश्चिम हो जाती है। और एक अध्ययन के मुताबिक सर्दियों में दिल्ली की 72% हवा उत्तर पश्चिम से आती है, और जबकि शेष 28% सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों से आती है। और उत्तर पश्चिम से आने वाली इन हवाओं के साथ राजस्थान, यहाँ तक कभी कभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान की धूल मिट्टी भी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आती है। और हवाओं की दिशा के साथ साथ तापमान में गिरावट भी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के स्तर को प्रभावित करता है। जैसे तापमान में गिरावट आती है, तापीय व्युत्क्रमण के चलते एक परत बन जाती है, और जिससे प्रदूषण वायुमंडल की ऊपरी परत में विस्तारित नहीं हो पाते हैं, और ऐसा होने पर वायु प्रदूषणों को सांद्रता बढ़ जाती है। इसके अलावा आप देखिए प्रदूषक को फैलाने के लिए उच्च गति वाली हवाएं बहुत प्रभावी होती हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में हवा की गति में कमी आती है। और इन मौसम संबंधी कारकों के संयोजन से यह क्षेत्र प्रदूषण का शिकार हो जाता है। और आप देखते हैं कि किसानों की भूमिका की बात होती रहती है। पराली, धान की फसल करने के बाद बचा हुआ हिस्सा जो आप देखते हैं कि जड़ें जमीन में होती है ना, उनमें आग लगा दी जाती है किसानों के द्वारा। तो इससे आपको बता दूं कि खेत की जो उत्पादन क्षमता है वो भी घटती है और वायु को नुकसान भी पहुंचता है। और दिल्ली में हवा की निम्न गुणवत्ता के लिए धूल और वाहनों का प्रदूषण दो बड़े कारण भी हैं, ये भी आप देखेंगे। तो वही चल रहा है। प्रदूषण से निजात के लिए राजधानी दिल्ली में जल्द आजमाया जा सकता है कृत्रिम बारिश का प्रयोग। केंद्र के सुझाव के बाद दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश के प्रस्ताव पर रुचि दिखाई, और इसको लेकर आईआईटी कानपुर के शोध के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की गई। इससे जुड़ी संभावनाओं को तलाशा गया है। दिल्ली सरकार ने 20-21 नवंबर को राजधानी में कृत्रिम बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि आईआईटी ने से इस बारिश को पहले कराने के लिए कहा गया था, लेकिन इससे जुड़ी तैयारियों में लगने वाले समय को देखते हुए आईआईटी कानपुर ने 20 नवंबर तक का समय तय किया है। एक तरह से दिल्ली देखना चाहें तो आप देखेंगे ये दिल्ली है। और अरविंद केजरीवाल यहाँ की आप देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। रोहिंग्या की घुसपैठ कराने वालों पर शिकंजा, 22 में हिरासत में लिए गए। एनआईए ने म्यांमार से आप देखिए रोहिंग्या को भारत में घुसपैठ कराकर विभिन्न राज्यों में बसाने वाले 5 गिरोह का पर्दाफाश किया है। एक बात और आपको बता दूं, हमारे जो जितने भी पड़ोसी देश हैं, अगर यहाँ के नागरिकों को आज़ादी मिले कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं, तो वो आना चाहते हैं भारत।
और आप देखिए, इसलिए आप देखेंगे उन्हें इजाज़त भी नहीं होती है, तो गुपचुप तरीके से, अवैध तरीके से आ जाते हैं। अब आप देखिए म्यांमार ये है, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा लगती है, 4 राज्यों की हमारी। म्यांमार को आप लोग पहले में बर्मा के नाम से जानते थे। लोकपाल ने महुआ के खिलाफ सीबीआई जांच का दिया आदेश, और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर दी यह जानकारी। तृणमूल सांसद मोहित्रा पर उपहार लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप है ना, लोकसभा की आचार समिति भी कर रही है इस मामले की सुनवाई। देखिए, सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में। नई दिल्ली में आप लोगों को इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। लोकपाल की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को याद होगा, जब लोकपाल के लिए आंदोलन चल रहा था तो ऐसा माना जा रहा था कि कोई जादू की छड़ी आएगी और सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 19 मार्च 2019 को इसकी स्थापना भी हो चुकी है। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर भी देखने को मिलेगा, लेकिन भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों बना हुआ है। क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो बढ़ावा देते हैं, जब तक वो शामिल नहीं होंगे बड़ा मुश्किल होगा। और लोकसभा की बात करें तो आप देखते हैं कि इसमें आपको टोटल कितनी सीटें देखने को मिलेंगी लोकसभा में? 543। और लोकसभा सदस्यों को चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, और आपकी उम्र अगर 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। लोकसभा को आप लोग निचला सदन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अदानी के कोलंबो पोर्ट गोजेक्ट प्रोजेक्ट में अमेरिका करेगा निवेश। श्रीलंका के पोर्ट पर जब चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं, तब वहां भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी अडानी समूह को की तरफ से विकसित किए जा रहे बंदरगाह भी तेजी से आकार ले रहा है। और अमेरिकी एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने कोलंबो पोर्ट के पास बनाए जा रहे कंटेनर टर्मिनल में 55.3 करोड़ डॉलर के निवेश का फैसला किया है। इसमें विवादास्पद बोल पर घिरे नीतीश मोदी ने कहा उन्हें शर्म नहीं है। आप देखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर नीतीश कुमार काफी बायोलॉजी पढ़ाने लगे थे, आप लोगों ने उनका बयान सुना होगा, तो उनकी बात हो रही है। देखिए, बिहार की राजधानी पटना आप लोगों को देखने को मिलेगी। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, आप देखेंगे कौन? नीतीश कुमार। और इसकी सीमा आप देखिए नेपाल से लगती है। राज्यों में अगर आप लोग देखें तो उत्तर प्रदेश से आपका झारखंड है, और पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद भी जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। बिहार विधानसभा में आज पेश होगा आरक्षण संशोधन विधेयक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा के बाद प्रदेश में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा, और मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद गुरुवार को राज्य सरकार बिहार में पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संशोधन विधेयक 2023 पेश करेगी। फिर आप देखते हैं कि इस पर चर्चा होगी। जब आप देखिए विधानसभा विधान परिषद से पास हो जाएगा, राज्यपाल उस पर सहमति दे देंगे, वो कानून बन जाएगा। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इंदिरा साहनी केस आप लोग पढ़ते हैं ना, 50% की सीमा रखी गई है कि इससे ज़्यादा नहीं होगा आरक्षण। तो ये कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट क्या करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर आप लोग बोलते हैं, लिखते हैं कहीं, तो बड़ा न्यूट्रल होकर लिखा करिएगा, ठीक है। गाजा में 3 दिनों के लिए रुक सकती है लड़ाई। गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति के लिए हमलों को कुछ समय के लिए रोकने की आवश्यकता जताई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल पीएम नेतन्याहू से टेलीफोन पर वार्ता के बाद संकेत दिया है। इजरायल सेना के हमले 3 दिनों के लिए रुक सकते हैं। इस दौरान मानवीय सहायता के साथ ही बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। ये आप देख रहे हैं कि इजरायल और हमास के बीच जो चल रहा है ना, उसी की बात हो रही है। यरूशलेम राजधानी देखने को मिलेगी इजरायल की।
महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर समेत 32 पर केस दर्ज हुआ। 15,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा है मामला। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपए भुगतान का भी आरोप है। ये सट्टा ऐप है, आप देखेंगे महादेव ऐप, और इस पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस की बात हो रही है, क्योंकि आप देखते हैं गैर कानूनी तरीके से पैसे को कमाना ये एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। झारखंड एटीएस ने आईएस के 2 आतंकियों को दबोचा। यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ है। ये आप लोग चलिए, झारखंड भी काफी चर्चा में बना रहता है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। झारखंड, रांची इसकी राजधानी है। 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड। इसकी सीमा आप देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, माफ करिए छत्तीसगढ़ से लगती है इसकी। पहले मध्य प्रदेश से लगती थी जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका झारखंड। गुरुग्राम में धो धो कर जल गई स्लीपर बस, बच्ची व महिला की मौत, 15 लोग झुलसे। इस तरह की दुखदाई घटनाएं भी होती रहती हैं। उच्च शिक्षा में भारत ने चीन को पछाड़ा। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंक में देश के 148 विश्वविद्यालय आईआईटी बॉम्बे ने भारत में नंबर 1 संस्थान का स्थान बरकरार रखा है, और गत वर्ष इसी सूची में देश के 111 विश्वविद्यालयों ने बनाया था स्थान। 2014 में इस रैंकिंग में सिर्फ 16 भारतीय संस्थान शामिल थे। और आप देखेंगे इसमें आईआईटी बॉम्बे आप देखिए 40वें स्थान पर है एशिया में। आईआईटी दिल्ली आप देखिए 46वें स्थान पर है। आईआईटी मद्रास आप देखिए 53वें स्थान पर। आईआईएससी बेंगलोर आप देखिए 58वें स्थान पर। आईआईटी खड़गपुर आप देखिए 59वें। आईआईटी कानपुर 63वें, और दिल्ली विश्वविद्यालय 94 पर है। ये जरूर याद रखिएगा इसमें। और आप देखेंगे कि वैसे भारत में अगर रैंकिंग की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे टॉप पर बना हुआ है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। इस सूची में भारत के 148 विश्वविद्यालय शामिल हैं, वहीं चीन के 133, जापान के 96 हैं। इस बार पिछले साल की तुलना में 37 भारतीय विश्वविद्यालय ज्यादा है। भारत ने आउटबाउंड स्टूडेंट मोबिलिटी, विदेश जाने वाले छात्रों में भी उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ भारत 15 वर्षों में पहली बार चीन से आगे निकल गया है। खास बात यह है कि 2014 में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंक में 16 भारतीय शामिल थे इसमें, तो ये भी याद रखिएगा। और क्यूएस में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेन साटर ने कहा है कि यूएस रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की बढ़ती संख्या भारत की उच्च शिक्षा परिदृश्य के विस्तार को एक तरह से दर्शाती है। और आप देखिए कि इसमें क्यूएस ने एक बयान में कहा है कि भारत पीएचडी इंडिकेटर में कर्मचारियों के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ औसत अंक हासिल किए, जो मजबूत अनुसंधान परिणाम और उच्च योग्यता प्राप्त संकाय निकाय का संकेत देता है। बयान में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क इंडिकेटर में भारत का प्रदर्शन 15.4 अंक के साथ क्षेत्रीय औसत 18.8 अंक से थोड़ा नीचे। भारत 2 महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास करता प्रतीत होता है। ये है देश में बड़ी संख्या में छात्रों की जरूरतों को पूरा करना और अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को आकर्षित करना। दोनों क्षेत्रों में एक साथ दक्षता हासिल करना एक बड़ी चुनौती भी है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। बाकी अभी तो आप सुप्रीम आदेश के बाद पराली रोकने को सक्रिय हुई पंजाब पुलिस। ये आप देखते हैं कि वही अवशेष बचता है ना फसलों का, तो उसी को जलाने से रोकने की बात हो रही है। यमुना नदी के तट पर छठ पूजा की अनुमति देने से हाईकोर्ट का इनकार। आप देखेंगे छठ को पूजा बिहार में ज़्यादा बनाई जाती है, तो सरकार कहे कि हम भगवान की दया पर है, कोर्ट कह रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि राजधानी के अतिक्रमण के लिए सभी वन क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित करे। दिल्ली सरकार 2 सप्ताह में अधिसूचना जारी नहीं की तो मुख्य सचिव को जारी होगा अवमानना का नोटिस।
दिसंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू हो सकता है शीतकालीन सत्र। संसद के सत्र की बात हो रही है। टोटल कितने सत्र होते हैं ये आप लोग बताइए। अब माई GOV ऐप पर खेल सकेंगे ऑनलाइन गेम। गेम के माध्यम से होगा कौशल विकास और ज्ञानवर्धन। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने की पहल। कृषि व शिक्षा नीति से लेकर योद्धाओं की थीम पर होंगे गेम। मोबाइल के साथ आप देखिए डेस्कटॉप पर भी खेल सकेंगे। लीजिए, मेटा ने कहा कि विज्ञापन दाताओं को डीप फेक वीडियो के बारे में देनी होगी जानकारी। ये आप देखते हैं कि अभी हाल ही में एक अभिनेत्री का आप देखते हैं कि डीप फेक वीडियो बनाकर उसे वायरल किया जा रहा था। इसमें आप देखते हैं कि शरीर किसी और का होता है, ऊपर का आप देखते हैं कि चेहरा किसी का और का लगा दिया जाता है। तो उसी के बाद उसी तरह के फेक डीप फेक वीडियो होते हैं। इजराइल और हमास युद्ध समाप्त कराने में योगदान दे भारत। मलेशिया कह रहा है। जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण मुद्दे पर विदेश मंत्री कादिर ने नहीं दिया सीधा जवाब। भारत में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए यूजीसी ने की नियमों की घोषणा। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए जरूरी सभी मानदंडों को पूरा करना पड़ेगा। भारत में स्थापित परिषद में नए पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले यूजीसी से लेनी होगी अनुमति, इसकी पूर्व अनुमति। भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में मंत्री स्तरीय वार्ता कल होगी। दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने को लेकर करेंगे चर्चा। मुक्त और खुले एशिया प्रशांत क्षेत्र पर वार्ता के साथ ही हमास फालिस्तीन व यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा हो सकती है। जो आप देखते हैं कि 2+2 वार्ता होता है ना, उसी की बात हो रही है। इसमें आप देखते हैं कि आपके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। PM ने भारत के पेटेंट आवेदनों में वृद्धि को सराहा है। अडानी 96 वर्ष के हुए। PM मोदी शाह राजनाथ सिंह ने घर पहुंच कर दी है बधाई। और बीजेपी को यहां तक पहुंचाने में इनका ही योगदान है, समझ रहे हैं। एयर इंडिया की ऐतिहासिक इमारत को खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार। ACM एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 1600 करोड़ रुपए में खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार सचिवालय के तमाम ऑफिसों को यहां करेगी स्थानित। किराए पर खर्च होने वाले 200 करोड़ रुपए बचेंगे इससे, आप देखेंगे। 2018 में भी राज्य सरकार ने लगाई थी इसकी बोली। अब आप देखिए, चुनाव चल रहे हैं। आपके मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो और मिजोरम में हो चुके आपके विधानसभा चुनाव। और अगले साल आप देखते हैं कि 2024 में किसके लोकसभा के चुनाव हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि ये चुनाव करवाता कौन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद एक कितने 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। और सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, वादे भी खूब किए जा रहे हैं। हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे। कोई कह रहा है। अब मुझे लगता है कि आप देखते हैं यही होड़ में आप देखते हैं कि ये जो फ्री की रेवड़ी है ना, ये पार्टियों की मजबूरी भी बनती जा रही है। ये आप देखिए, नक्सली क्षेत्र में कहा जा रहा है कि पहली बार आप देखते हैं कि वोट डाले जा रहे हैं कुछ नक्सली क्षेत्र थे जो। तो नक्सल के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। एक क्या है नक्सल, क्या है। ये हमारे ही देश के लोग हैं नक्सल, नक्सली। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई थी। और जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन का आरंभ किया था, वहीं से ये शब्द निकला हुआ है। ठीक है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति की मांग हो रही है। ये आप देख रहे हैं कि मथुरा में के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद के बीच विवाद चल रहा है ना, तो उसी की सुनवाई के लिए चल रही है सब।
सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु में पुजारियों की नियुक्ति पर आदेश रद्द करने से इनकार। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को आगमिक परंपरा से शासित मंदिरों में नियुक्ति प्रक्रिया में दखल नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने 25 सितंबर के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने तमिलनाडु सरकार से राज्य में आगमिक परंपरा से शासित मंदिरों में अर्चकों या पुजारियों की नियुक्ति पर मौजूदा शर्तों को बनाए रखने के लिए कहा गया था ना। उसी में एक बार तमिलनाडु चलिए आप लोग, तो देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए तमिलनाडु आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। और इस यहाँ की अगर राज्यपाल की हम लोग बात करें तो आप देखेंगे RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तमिलनाडु। दुर्लभ बीमारी का इलाज, 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित बच्चे की जान बचा सकता है जोलजेस्मा इंजेक्शन। और इस तरह की बीमारियां आप देखते हैं कई बार चर्चा में बनी रहती हैं और आप लोग कई बच्चों को देखते भी हैं। सुप्रीम कोर्ट देखेगा हाई कोर्ट का फैसला गलत था या नहीं। ये हाई कोर्ट ने मौत की सजा पर पाए 4 लोगों को कर दिया था बरी। राजस्थान ने दी है चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी याचिका अनसुनी है। ये आप देखिए जयपुर में वर्ष 2008 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट के मामले में आप देखिए निचली अदालत ने मृत्युदंड पर 4 लोगों को हाई कोर्ट द्वारा बरी करने के फैसले को रोक लगाने की मांग संबंधी राजस्थान सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आप देखते हैं कि बुधवार को अनसुनी करार दिया है। और शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह देखने की जरूरत है कि क्या फैसला गलत और अनुचित था। 13 मई 2008 को जयपुर में हुए धमाके में 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 लोग घायल हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखते हैं कि सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और इसमें जो आप देखते हैं न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। ये हरजिंदर धामी तीसरी बार बने SGPC अध्यक्ष। आप देखेंगे शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार थे ना, ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए। सियत संयुक्त के प्रत्याशी घुंडस को 101 मतों से हराया। चार पदाधिकारियों व 11 कार्यकारिणी सदस्यों का भी चयन हुआ है इसमें। खिलौने में खोज ली स्वावलंबन और रोजगार सृजन की राह, जूट के माध्यम से फैल रहा है समृद्धि का प्रकाश। झाबुआ की गुड़िया कला को दिया नया आयाम। अच्छी बात है, अपनी पुरानी परंपरा के हिसाब से आप देख रहे हैं। और आप देखते हैं कि रोजगार मिल रहे हैं, अपना आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री साहब आत्मनिर्भरता की बात तो करते हैं। ये आपका संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी मिलती है आपको संपादकीय पाठ से। कांग्रेस के लिए निर्णायक चुनाव। यदि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है तो उसका हौसला बढ़ेगा और अगर हारती है तो लोकसभा चुनाव के लिए उसकी राय और कठिन होगी। अभी आप देखते हैं कि चुनाव हो रहे हैं ना विधानसभा, तो उन्हीं की बात हो रही है। सब पढ़ सकते हैं आप लोग, राजनीति पर लिखा गया है पूरा। पढ़ना हो तो दिलचस्पी हुआ करे तो जरूर पढ़ लिया करिएगा आप लोग, ठीक है। झूठे मुकदमों में बर्बाद होता जीवन। ये आप देखिए पिछले दिनों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल के जवाब के हवाले से एक खबर आई है। उससे पता चला है कि एक साल में करीब 1.25 लाख मुकदमे झूठे पाए गए। ये मुकदमे दूसरों को फंसाने के लिए दर्ज कराए गए थे और जिन लोगों पर मुकदमे किए गए थे उनके खिलाफ आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी, यानी वे झूठे थे। और कहीं रास्ते के विवाद में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया और कहीं विरोधी पर दबाव बनाने के लिए छेड़खानी का मुकदमा, तो कहीं दुश्मनी निकालने के लिए मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया गया। इन मुकदमों में फंसने के बाद लोगों का जीवन तबाह हो गया। अब आप देखिए कि बिना मतलब की भागदौड़ हुई और ऊपर से पैसा और समय लगा। समाज में लोगों की तरह तरह के ताने सुनने को मिले। देखा जाए तो इस तरह के मामले नए नहीं है। कुछ लोग बदला लेने के लिए भी कुछ
के लिए कुछ भी करते हैं। आरोप किसी एक आदमी पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर लगा देते हैं। इनमें बड़ी संख्या में स्त्रियां भी होती हैं। यहां तक आप देखेंगे, यहां तक कि कई बार बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता है। खेत की मेड़ जरा सी इधर उधर हुई नहीं कि मुकदमे से लेकर खून खराबे तक बात पहुंच जाती है, हत्याएं तक हो जाती हैं। ऐसे में महाभारत का वह अंश याद आता है कि जहां दुर्योधन करता है वह पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। परिणाम स्वरूप इतना बड़ा युद्ध और सर्वनाश हुआ, ना कौरव बचे ना ही पांडव राज कर पाए। एक बात आप लोगों को और बता दूं, और देखिए किसी पर एफआईआर दर्ज होती है उसे उठा के जेल में डाल दिया जाता है, और आप देखते हैं कि उसका ये नहीं देखा जाता है कि सही है या गलत है। बाद में कोर्ट आप देखते हैं कि आपकी न्यायालय उस पर निर्णय सुनाएंगे, और आप सोचिए कि 5-6 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए केस को चलते चलते। अब आप सोचिए बाद में उससे कह दिया जाता है कि आप निर्दोष हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो उसकी जिंदगी का क्या हुआ है। इस तरह के कई मामले देश में आए हैं। आखिर कानून में इतनी खामियां क्यों हैं? कोई किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर देता है, और जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है उसके पास यदि इतने संसाधन ना हो कि वह कानूनी लड़ाई लड़ सके तो उसे सजा भी मिल जाती होगी। बहुत साल पहले फांसी पाए गए कैदियों की एक रिपोर्ट पड़ी थी, और उसमें आप देखिए अधिकांश ने कहा था कि उन्होंने किसी को नहीं मारा। ग्राम प्रधान या सरपंच ने अपने किसी को बचाने के लिए उनका नाम लिखवा दिया। उन्हें ना कानून की कोई जानकारी थी, ना ही वकील को फीस देने की पैसे थे। और हमारे यहाँ आप देखते हैं कि न्याय प्रक्रिया भी बड़ी महंगी है, वकील रखना भी बड़ा महंगा है। उन पर अपराध सिद्ध हो गया और स्त्री रक्षा संबंधी कानूनों के तहत जिन पुरुषों और उनके घरों वालों को मुकदमे झेलने पड़ते हैं, उनकी आफत का तो कहना ही क्या है। कितने मामलों में यदि पुरुष विवाहित है तो पत्नियां ही घर छोड़कर चली जाती हैं। बहुत से लोग अपनी जीवन लीला समाप्त करने के बारे में सोचते हैं। यदि किसी बुजुर्गों पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो उसकी खैर नहीं रहती। कुछ साल पहले इंदौर की एक घटना प्रकाश में आई थी। उसमें जमीन जायदाद के विवाद में परिवार की बहू ने बुजुर्ग के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। बुजुर्ग को इससे इतनी पीड़ा पहुंची कि उसने आत्महत्या कर ली थी। ऐसा और भी ना जाने कितने लोग करते होंगे। बहुत बार विवाह के बाद कुछ बहुएं संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती है तो दहेज उत्पीड़न और आप देखिए दुष्कर्म के मामले में दर्ज करा देती है। ऐसा नहीं कि पुलिस को सच्चाई मालूम नहीं होती है, लेकिन वह कहती है अगर किसी स्त्री ने ऐसे मामले दर्ज कराए तो हमारे हाथ बंधे रहते हैं। सच जानते हुए भी वह कुछ नहीं कर सकते हैं। और दहेज प्रताड़ना और दुष्कर्म के मामले में अक्सर पुरुषों को की नौकरी तक चली जाती। सताई गई स्त्रियों को हर तरह से कानून और पुलिस की मदद मिलनी चाहिए, लेकिन बदले की भावना से किसी पर कोई भी आरोप लगा देना नितांत गलत है। कानून लोगों की मदद के लिए है, किसी को सताने के लिए नहीं। उनका दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। अदालतें बार बार इन बातों को दोहराती रहती हैं कि स्त्रियों को इस बात को जरूर समझना चाहिए कि ऐसा करके वे स्त्रियों का ही नुकसान करती है। लोगों का उन पर से भरोसा उठता है और कानूनों की ताकत भी कम होती है। एक बार किसी पर छेड़छाड़ी दुष्कर्म के आरोप लगा दिए जाए तो सारा जमाना उसे दोषी मान लेता है, चाहे बाद में वो आरोप झूठ ही साबित हो। आखिर सफाई भी किस किस के सामने दी जा सकती है? भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। सफाई देने वालों को तो यह भी मान लिया जाता है कि जरूर इसने कुछ किया होगा और तभी सफाई देता फिर रहा है। यदि एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो हैरत होती है कि एक साल में यदि ऐसे 1.25 लाख मुकदमे दर्ज हुए जो झूठे हैं, जिनकी पुष्टि नहीं हो सकी, तो हर साल अगर ऐसे मुकदमे दर्ज होते हों तो कितने लोगों का जीवन बर्बाद होता होगा। उन्हें उनके परिवार पर क्या गुजरती होगी, उनके बच्चे क्या महसूस करते होंगे, वे समाज का सामना कैसे करते होंगे। झूठे मुकदमे किसी पर हो और किसी भी प्रकरण में हो बहुत तकलीफ देह हैं, मगर हमारे आपके कहने से होता क्या है? जब तक वे लोग इन बातों पर गौर ना करें जो ऐसा करते हैं। आजकल तो ऐसे गिरोह भी है जो कानून का दुरुपयोग कर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और पैसे वसूलते हैं। पिछले ही दिनों ऐसे कई घटनाएं सामने आई। ना जाने क्यों सरकार इस बारे में ध्यान नहीं देती है। वे कानून के डंडे से हर एक को हाँकने में यकीन करती है। कानून लोगों की मदद करे, ना कि उनमें भय पैदा करे, क्योंकि भयभीत आदमी को कोई भी अपना शिकार आसानी से बना लेता है। कानून लोगों को भरोसा दे कि किसी भी आपत्ति काल में सब उसकी मदद ले सकते। लेखिका साहित्यकार है इनका क्षमा शर्मा के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। एक उत्तर प्रदेश का अभी कुछ ही समय पहले एक मामला सुना होगा आप लोगों ने कि एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगता है। जमीनी विवाद था उसका और वो 20 से 22 साल जेल काट के आता है। बाद में उसे मालूम चलता है कि न्यायालय से उसका फैसला आता है कि वो निर्दोष है, वो इसमें संलिप्त नहीं है। आप सोचिए कि 20-22 साल उसकी जिंदगी के जा चुके हैं, अब वो बाहर आ रहा है, उसकी जिंदगी खत्म कर दी है, तो ये बड़ी विडंबना है। ऊर्जा सिद्धा
जहाँ पर हमारी भावनाएं गहराई से जुड़ी हो, जिन चीज़ों के प्रति हमारे मन में गहरी आस्था एवं विश्वास हो तथा जिनके प्रति हमारी रुचि रहती है, वह वही सिद्धा होती है। सिद्धा एक तरह से हमारे व्यक्तित्व का आधार है, वह हमारी भावनाओं का केंद्र भी है, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द हमारा जीवन संचालित होता है एक तरह से। चलिए देख सकते हैं आप लोग, ये आप देखेंगे सुविधाजनक राजनीति। जनसंख्या नियंत्रण में शिक्षित लड़कियों की भूमिका को रेखांकित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, वह न केवल अशोभनीय था बल्कि लोगों और विशेष रूप से महिलाओं को शर्मसार करने वाला भी था। आप लोगों ने सुन लिया होगा। बेलगाम अपराधी, पुलिस प्रशासन को इस पर मंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर अपराधियों पर कैसे लगाम लगाई जाए। ये पंजाब में लूटपाट की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, तो ये सब आप देखते रहे। महिला सैनिकों को मातृत्व अवकाश। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल में महिला सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के लिए महिला अधिकारियों के बराबर मातृत्व, शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश देने संबंधी नियमों को मंजूरी दी और इसके जारी होते ही सशस्त्र बल में कार्यरत हर रैंक की महिलाओं को समान रूप से मातृत्व अवकाश मिलेगा। उल्लेखनीय है कि इस समय सेना में केवल महिला अधिकारियों को ही हर बच्चे के लिए पूरे वेतन के साथ 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलता है। यह नियम अधिकतम 2 बच्चों पर लागू है। महिला अधिकारियों को संपूर्ण सेवा कार्यकाल में 360 दिन का शिशु देखभाल अवकाश मिलता है। इसके लिए बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अलावा 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने की वैध तिथि के बाद 180 दिनों की दत्तक ग्रहण छुट्टी दी जाती है। तीनों सेनाओं, जल, थल और वायु सेना में नारी शक्ति बेहतर कार्य कर रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तीनों सेनाओं में 11,414 महिलाएं तैनात हैं, जिनमें से आप देखिए 7,054 महिला कर्मी थल सेना का हिस्सा है। इन महिला सैन्य कर्मियों की संख्या में अधिकारी, अन्य रैंकिंग के साथ साथ चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग सेवाओं के अधिकारी भी शामिल है। अगर चिकित्सा, दंत चिकित्सा और नर्सिंग सेवाओं को छोड़ दिया जाए तो भी तीनों सेनाओं में आप देखिए 4,948 महिलाएं कार्यरत हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 1 जनवरी 2023 तक थल सेना में 1733 महिला अधिकारी जबकि 100 महिला कर्मी अन्य रैंक में कार्यरत थी। वायुसेना में आप देखिए 1 जुलाई तक महिला अधिकारियों की संख्या 1654 थी। 26 जुलाई तक नौसेना में 580 महिलाएं अधिकारी के रूप में कार्यरत थी और जबकि 726 महिलाएं नाविक अग्निवीर के रूप में काम कर रही हैं। इसके अलावा भारतीय सशस्त्र बलों में जिन शाखाओं और सेवाओं में पुरुष और महिला अधिकारी काम करते हैं, उनमें उनकी तैनाती कामकाजी परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं है। उनकी तैनाती आवश्यकताओं के अनुसार होती है। वर्तमान में भारतीय महिलाएं सेना में रहकर अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनाती से लेकर युद्ध पोतों पर तैनात होने के साथ साथ आसमान में अपनी श्रेष्ठता दिखाने वाली महिलाएं अब सशस्त्र बल में लगभग हर क्षेत्र में बाधाओं को तोड़ रही हैं। महिला सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों को मातृत्व अवकाश मिलने से अब सशस्त्र बल में किसी भी महिला के साथ भेदभाव नहीं होगा और इससे महिलाओं को पेशेवर पारिवारिक जीवन को बेहतर तरीके से संतुलित करने में मदद मिलेगी। सेना में भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आने के लिए इच्छुक होंगी। और अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, देखिए किसी भी क्षेत्र में महिलाएं कहीं कमजोर नहीं है। जहाँ भी उन्हें मौका मिल रहा है वो बेहतर कर्तव्य दिखा पा रही हैं अपना। यहाँ ये छोटे छोटे कॉलम रहते हैं कमेंट टाइप के, देख लीजिएगा, करिएगा। भारत के लिए संभावित अवसर और चुनौतियाँ। चीन आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, परंतु वहाँ की सुस्ती होती अर्थव्यवस्था इन दिनों सुर्खियों में। वस्तुतः इसका दुष्प्रभाव चीन के अलावा अन्य देशों पर भी पड़ सकता है और धन खर्च करने की उसकी व्यापक क्षमता है जो समूचे विश्व में वित्तीय स्थिरता के लिए आवश्यक। परंतु पिछले 3 वर्षों में से निर्यात में कमी आने के कारण चीन की आर्थिकी की सेहत गड़बड़ा रही है। ऐसे में भारत के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है, बशर्ते संबंधित चुनौतियों को समझते हुए आगे बढ़ा जाए एक तरह से। ये आप देखिए चीन की अर्थव्यवस्था में नरमी की सबसे बड़ी वजह वहाँ की प्रॉपर्टी सेक्टर में आए संकट का माना जा रहा है और कोरोना को लेकर लंबे समय तक आप देखेंगे लॉकडाउन भी रहा है एक तरह से। आप देखेंगे विश्व को अभिभूत करती भारत की वृद्धि दर। दिवाली में आप देखते हैं, दिवाली में पड़ोसी प्रेम खरी खरी तंज कसा जा रहा है। फिर छिड़ी आप देखेंगे बात कपड़ों की। हिमाचल प्रदेश, मोदी ने गरीब कल्याण को बनाया मुद्दा, आप देखते हैं। और आप देखते हैं प्रधानमंत्री कहते नहीं है कि गरीब भी एक जाति है। सभी के वहन करने लायक हो बिजली की दर। केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि राज्य जो चाहे सब्सिडी दें लेकिन उन्हें भुगतान करना होगा।
आप देखिए 50 लाख मेगावाट तक पहुंच सकती है अगले वर्ष बिजली की मांग। 2.41 मेगावाट को पार कही गई बिजली की मांग। कोरोना के दौरान रद्द उड़ानों के पैसे इसी माह लौटाने होंगे, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने दिए निर्देश। आर्थिक गतिविधियों में सुधार से बड़ा जीएसटी संग्रह 2017 में आया था ना, जीएसटी, उसी की बात हो रही है। आई क्या ए एम एफ आई के नए सीईओ बने वेंकट नागेश्वर चलसानी। ये आप देखेंगे कि जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है ना, उसी के 3 माह के निचले स्तर पर कच्चे तेल का मूल्य पहुंचा। अक्टूबर में चीन की यात्री कारों की बिक्री 10% बढ़ी। और एस एंड पी ने भारत की वृद्धि दर अनुमान 6% पर रखा है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है ना, उसी की बात हो रही है। SEZ की कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार हो रहा है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों पर लगे प्रतिबंधों की। भारत ऑर्गेनिक्स लॉन्च 5 वर्षों में बनेगा वैश्विक ब्रांड। और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 6 उत्पादों किए जारी। और 150 सफल दुकानों व ऑनलाइन होगी बिक्री। जैविक खेती 50% से ऊपर ले जाने का लक्ष्य भी हो रहा है। प्राकृतिक खेती बनाया जा रहा है डाटाबेस। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। आप देखिए इस दिवाली इजराइल बंदरकों के लिए जलाए उम्मीदों का दिया। बांग्लादेश में गारमेंट कर्मियों पुलिस में झड़प एक। ये आप देखिए बांग्लादेश से यहाँ आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल हो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश से। 1971 में आज़ाद हुआ था। न्यू जर्सी सीनेट के लिए तीसरी बार चुने गए भारतवंशी बेन गोपाल। अमेरिका से परमाणु हथियारों पर वार्ता को तैयार, पर लेक्चर सुनने के लिए नहीं, रूस कह रहा है। और ये आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन रोकने का 151 देशों का वादा खतरे में है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किया गया पेरिस समझौता प्रभावी साबित नहीं हो रहा है। दुनिया 2030 तक जलवायु परिवर्तन 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की सीमा से 110% अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करने की राय पर है। द प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के चौथे संस्करण में कहा गया है कि कुछ देश कोयला उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ाने की दिशा में लगे हुए। नेट जीरो उत्सर्जन का वादा 151 देशों की सरकार ने नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का वादा किया था। 2015 में इन देशों ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। तापमान में वृद्धि, औसत वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने का वादा किया। समझौते में तापमान से औसत वृद्धि 1.5% तक सीमित करने की बात भी कही गई थी। हालांकि ताजा अनुमान बताता है कि वैश्विक कोयला, तेल और गैस की मांग 2030 तक अधिकतम स्तर पर रहेगी। भारत, इंडोनेशिया, रूस बढ़ाएंगे कोयला उत्पादन की भी बात हो रही है। ब्रिटेन की आईसीई की पहली भारतवंशी अध्यक्ष बनी है अनुषा। ये आप देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की बात हो रही है। ये भी आप देखेंगे। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है, क्रिकेट खासकर आप देखते हैं कि हमारे देश में काफ़ी चर्चा में रहता है। विश्व कप चल रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है। देखते हैं लास्ट में कौन क्या हासिल करता है। हॉलैंड की डबल से मैनचेस्टर सिटी ने जीत दर्ज की, आशा नहीं। आप देखेंगे यूरोपीय फुटबॉल क्लबों के लिए चैंपियंस लीग सबसे कठिन चुनौती का टूर्नामेंट है ना। ये भी एशियाई चैंपियनशिप में पक्के किए 4 पदक। आप देखेंगे एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों ने बुधवार को 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही उन्होंने प्रतियोगिता में 4 पदक हासिल किए। AIFF ने महासचिव प्रभाकरण को हटाया, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने। तकनीक संग रोशन करें दिवाली। और आप देखेंगे दिवाली की फोटोग्राफी स्मार्टफोन से, तो ये सब आप लोग देखा करिएगा। और देखिए डीप फेक कोई भी, मैं कहता हूँ कि कोई भी किसी तरह का वीडियो आ रहा है, पिक्चर आ रही है आपके सामने, पहले कंफर्म कर लिया करिएगा। बड़ा आजकल आप देख रहे हैं कि फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें।
ये टीबी के मामलों में कमी के लिए WHO ने भारत को सराहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्यूबरक्लोसिस की बात हो रही है। ये आप देखिए 2015 के बाद ट्यूबरक्लोसिस के मामले 16% और इससे मौत के मामले 18% तक कम करने में सफलता हासिल की है भारत ने। और ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 में ये बात कही गई है। WHO की बात करें अगर हम लोग तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और आप देखिए 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ये 103 वर्ष की कलावती ने लगाई 100 मीटर की दौड़। काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में बुधवार को 103 साल की कलावती ने 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया है। आप लोग समझ रहे हैं, स्वस्थ रहिए इसलिए कहता हूं। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका में X-15 रॉकेट विमान ने बनाया गति का रिकॉर्ड। 1961 में आज ही अमेरिका में X-15 रॉकेट विमान ने 19 मील से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचकर 4093 मील प्रति घंटे की विश्व रिकॉर्ड गति हासिल की थी। विमान के पायलट मेजर रॉबर्ट एम राइट थे। इसी तकनीक का उपयोग बाद में अपोलो कार्यक्रम में हुआ था। पावर ग्रिड फेल होने से 13 घंटे तक अंधेरे में डूबा रहा अमेरिका। 1965 में आज ही के दिन पावर ग्रिड फेल होने के कारण अमेरिका को इतिहास के सबसे बड़े ब्लैक आउट से गुजरना पड़ा। इस दौरान 13 घंटे बिजली गुल रही। इससे न्यूयॉर्क के सबवे में 8 लाख लोग फंस गए थे। घटना से 80,000 वर्ग मील में 2.5 लोग प्रभावित हुए थे। 2.5 करोड़। हिंदी कविता को समृद्ध बनाने में धूमिल ने दिया था योगदान। साहित्यकार सुदामा पांडे धूमिल का जन्म 1936 में आज ही के दिन वाराणसी में हुआ था। शुरुआत में जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने मजदूरी की रोजगार के लिए संघर्ष करने के दौरान समाज में व्याप्त पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति आक्रोश गहराया, जिसे वह कविताओं के माध्यम से व्यक्त करने लगे। 1972 में उनका पहला काव्य संग्रह संसद से चड़क तक प्रकाश हुआ। कल सुनना मुझे सुदामा पांडे का प्रजातंत्र उनके अन्य चर्चित काव्य संग्रह है। 1979 में मरणोपरांत उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 365 करोड़ रुपए में बिका यह हीरा। स्विट्जरलैंड जेनेवा में क्रिस्टी की नीलामी में यह दुर्लभ चमकीला हीरा यहाँ बिक गया है। और आप देखेंगे 17.61 कैरेट का यह हीरा लगभग 43.8 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 365 करोड़ में बिका है। यह अंगूठी में जड़े इस हीरे का नाम ब्लू रॉयल है। अपने गहरे नीले रंग और शानदार आकार के कारण अद्वितीय माना जाता है। और यह अपने अनुमानित मूल्य 50 मिलियन डॉलर से कम में बिका है। लड़कियों महिलाओं को सुरक्षित रखेगी एंटी रेप डिवाइस। MNNIT के विज्ञानियों ने तैयार किया परिधान। दुष्कर्म के प्रयास पर लगेगा तेज झटका। और आप देखिए 100 मीटर तक सुनी जाएगी वज्र की आवाज। डिवाइस को परिष्कृत करने में जुटे विज्ञानी फोटो मैसेज का जोड़ा जा रहा है फीचर इसमें। बस एक बटन से सक्रिय हो जाएगा ये डिवाइस। तो देखिए पत्नी ने किया, फिर मिलकर बनाया पति ने, मनोज उनकी पत्नी अर्चना ने। अच्छी बात है। बचपन की दर्दनाक घटनाओं का नींद बा हृदय पर पड़ता है असर। 1.25 लाख साल में सबसे गर्म होने की कगार पर 2023। वर्तमान में अब तक का सबसे गर्म वर्ष 2016 रहा। बाढ़, गर्मी, जंगल की आग के रूप में दिख रहा है प्रभाव इसका। ततैया की नई प्रजाति। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के विज्ञानियों ने केरल में के पश्चिम घाट पर आप देखिए पहाड़ी में ततैया की एक नई प्रजाति खोजी। यह एक पंखदार कीट है। ZSI निदेशक धृति बनर्जी ने बताया कि नई प्रजाति टेनियो गोनालोस धृतिया रानीपुरम में हिल्स क्षेत्र में पाएगी। इस प्रजाति का नाम धृति बनर्जी के नाम पर रखा गया है इसमें। चलिए, और भारत में आप देखिए 6000 से ज़्यादा परजीवी प्रजातियों की जानकारी सामने आई इसमें। सबसे लंबे समय तक वकालत करने का रिकॉर्ड है केरल के पलक्कड़ जिले के प्रतिष्ठित वकील बालासुब्रमण्यन ने कानून क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हासिल की। 97 साल की उम्र में मेनन ने सबसे लंबे समय तक सेवाएं देने का रिकॉर्ड बनाया है। मेनन 73 साल से वकालत के पेशे में सक्रिय हैं। समझ रहे? ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, दिलचस्पी है आपकी तो। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। मेहनत करिए, लेकिन 100% दीजिए अपने काम में। जो भी काम आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, ईमानदारी से करिए।